Good morning, dear students. I hope you all are well good at home. It is your social study class, and today we are starting chapter number 8. And the topic is British policies and administration in India after 1858. Means 1858 के बाद ब्रिटिश का जो प्रशासन और जो पॉलिसीज़ जो नीतियाँ उनकी हमारे इंडिया में रही उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. As in the last chapter we had discussed about the first freedom struggle and different revolts. This struggle shook the foundation of the British. Though British government suppressed the struggle of 1857, but this struggle was a warning bell for British government. A new phase began in Indian history. The British government was under pressure. Okay, now British government was under pressure, and so they decided to make important changes in administrative setup. Due to 1857 का जो स्ट्रगल था, जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था इंडियन का, ड्यू टू दिस फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल नाउ इन ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज अंडर द प्रेशर. अब उनके ऊपर दबाव पड़ने लगा, एंड दे मेड सम इम्पोर्टेंट चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप. उनका जो प्रशासन था अब उसमें उन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर लिए. टेरिफाइड बाय द डिसर्टमेंट एंड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल. जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल 1858 का जो स्ट्रगल हुआ था उससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो चुकी थी, मतलब डर चुकी थी, और ये टोटली ब्लेम्ड ईस्ट इंडिया कंपनी. और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरा ब्लेम किसको लगा दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा दिया. द ब्रिटिश हेल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रेस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक ऑफ 1857. तो इस तरह से 1857 का जो स्ट्रगल हुआ था उसको आउटब्रेक होने के, मतलब उसके होने का जो पूरा जिम्मेदार है उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ठहराया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. देयरफॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट्स वाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट टोटली एंडेड 1858 का अधिनियम. इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड अ चार्टर एक्ट इन 1858 नोन एज एक्ट ऑफ 1858. ओके, नए एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज के साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक चार्टर एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है इंडिया में, और उस एक्ट को 1858 के एक्ट ऑफ 1858 के नाम से जाना जाता है. फॉलोइंग पॉइंट्स वर इन द कॉर्पोरेटेड इन द ऑर्डिनेंस. और उस एक्ट में उन्होंने निम्न बातें रखी. फर्स्ट, द एक्ट पुट एन एंड टू द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. अकॉर्डिंग टू 1858 एक्ट, द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एंडेड ओवर इंडिया. इंडिया के ऊपर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था उसको पूरी तरह से समाप्त घोषित कर दिया गया. द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर टू द क्वीन ऑफ इंग्लैंड. जो कंपनी, जो इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन था जो अभी तक की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, वो अब किसको हैंड ओवर कर दिया गया? क्वीन ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड की जो महारानी थी उसके ने अपने हाथ में ले लिया. द वाइसरॉय वॉज मेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्वीन इन इंडिया. जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की जो क्वीन थी वो तो इंग्लैंड में रहती थी, तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो उनको वाइसरॉय बना करके इंडिया में उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वाइसरॉय बन करके इंडिया में आते थे. अ पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड हिज काउंसिल वॉज कंस्टिट्यूट इन इंग्लैंड फॉर कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. इंडिया के प्रशासन के लिए जो एक कंस्टिट्यूट बनता था, मतलब कि जो एक संगठन बनता था, उसका फॉर्मेशन है वो कहाँ होता था? इंग्लैंड में ही होता था, जो कि पूरी तरह से इंडिया को कंट्रोल करता था. द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वॉज इंटरेस्टेड विथ द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप. और वो जो काउंसिल जो बनती थी उस काउंसिल का में जो सेक्रेटरी की पोस्ट होती थी, उसमें जो काउंसिल में जो हेड पोस्ट है वो सेक्रेटरी की होती थी. तो द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप. भारत सचिव को भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायी सौंपा गया. मतलब कि भारत का जितना भी प्रशासन है वो जो उनकी काउंसिल बनती थी उसका जो सेक्रेटरी होता था उसको टेक केयर करना पड़ता था. द नेक्स्ट पॉइंट इज क्वींस प्रोक्लामेशन. प्रोक्लामेशन का मतलब होता है घोषणा. एज द
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर टू द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की महारानी के हाथों में जब इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चला गया तो शी हैड डिक्लेयर्ड, उसने कुछ घोषणाएं की, और वो घोषणाएं क्या क्या थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एनी न्यू इंडियन स्टेट विल नॉट अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। अंग्रेजी राज्य में भारत का अब कोई नवीन क्षेत्र नहीं मिलाया जाएगा। मीन्स अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी उनके अपने अंडर में जितने भी स्टेट कर रखे थे वही रहेंगे। अब किसी भी नए राज्य को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर में नहीं लेगी। इट ऑल्सो प्रोमिस्ड टू पे ड्यू रेस्पेक्ट टू एज ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा उन्होंने यह भी घोषणा की कि भारतीयों के जो भी हमारे पुराने जो रीति रिवाज और प्राचीन जो हमारी परंपराएं हैं उनका सम्मान किया जाएगा। जस्टिस विल बी इम्पार्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी, बिनेवोल्वेंस एंड रिलीजियस टॉलरेंस। उसके लिए न्याय में समानता, उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया जाएगा। मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, सबके धर्म का सम्मान किया जाएगा और सबके साथ उदारता का व्यवहार किया जाएगा। इट प्रोमिस्ड नॉट टू डिस्क्लेम द राइट्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस एंड देयर राइट्स वुड बी प्रोटेक्टेड। भारत में राजाओं के सम्मान एवं अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। मतलब जो पहले से जो राजा थे उन सबका सम्मान किया जाएगा और उनके अधिकार उनसे छीने नहीं जाएंगे, उनके अधिकार उनके पास सुरक्षित रहेंगे। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन टू एंटर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोवाइड करती थी उसमें किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके धर्म और उनकी कास्ट को लेकर के। इट प्रोमिस्ड टू टेक मेजर्स फॉर मोरल एंड मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ इंडियन। भारत के लोगों के लिए नैतिक और भौतिक उन्नति के उपाय किए जाएंगे। मतलब किसी भी भारत की जो इंडिया के प्रोग्रेस के लिए और वहाँ के लोगों के प्रोग्रेस के लिए बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट आइडियाज़ ला करके उसके मतलब कि पूरी तरह से वो उनकी पूरे प्रयास करेंगे। इंडियन एंड द ब्रिटिश विल बी ट्रीटेड एज इक्वल। और उसके साथ ही उसने ये भी कहा था कि इंडियंस भारतीय प्रजा के और ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। मतलब कि इंडियंस और ब्रिटिशर्स मीन्स ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस विल बी इक्वल। मतलब कि दोनों समान रहेंगे, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। द प्रोक्लामेशन ऑफ क्वीन ऑफ इंग्लैंड वॉज वेलकम्ड इन इंडिया। द एजुकेटेड क्लास इन इंडिया लोडेड द प्रोक्लामेशन बट इट वॉज अ हॉक्स। मतलब कि जो भी घोषणाएं की गई थी इंग्लैंड की रानी के द्वारा उन सारी घोषणाओं का हमारे इंडिया में वेलकम मतलब कि उसको ससम्मान उन सारी बातों को माना गया। द एजुकेटेड क्लास इन इंडिया, लेकिन हमारे इंडिया में जो एजुकेटेड क्लास था शिक्षित वर्ग ने इसकी मुक्ति कंठ से उन लोगों ने मतलब कि जो भी ये घोषणाएं हुई थी उसकी उन्होंने प्रशंसा भी की, मतलब कि तारीफ भी की। लेकिन ये सारी घोषणाएं तो ओके जो जितने भी प्रोक्लामेशन जितने भी डिक्लेरेशन हुए थे वो सारे उनके झूठे बातें थे। इनफैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट टेक अप एनी वेलफेयर मेजर्स फॉर इंडियंस। उन्होंने ये सब बोल तो दिया लेकिन उन्होंने इंडियंस के भलाई के लिए इस तरह के कोई भी सुधार या कोई भी भलाई के कोई भी काम नहीं किए। द इंटरेस्ट ऑफ इंग्लैंड वॉज अबो, हमेशा की तरह अभी भी द इंटरेस्ट ऑफ इंग्लैंड वॉज अबो, उनके लिए अभी भी इंग्लैंड और इंग्लैंड की जो प्रजा थी उनकी भलाई हमारी इंडिया और इंडिया के लोगों से अबो मतलब कि पहले थी। हमेशा वो पहले अपने इंग्लैंड और इंग्लैंड जो ब्रिटिश और ब्रिटिशर्स थे उनके बारे में सोचते थे, न कि हमारे इंडिया के बारे में। नेक्स्ट इज द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इंग्लैंड में भारतीय प्रशासन का ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लैंड से भारतीय प्रशासन का नियंत्रण। बाय दिस टाइम ब्रिटिश एम्पायर हैड ऑल्सो स्टार्टेड expanding in other parts of the world. In this situation, Indian resources were exploited to fulfill British interest in other parts of the world. ब्रिटिश का जो अपना साम्राज्य को बढ़ाने का साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी उसके तहत उन्होंने अन्य देशों में भी अपना विस्तार करना स्टार्ट कर दिया। तो जब उन्होंने अन्य देशों में अपना विस्तार करना स्टार्ट कर दिया तो उसके लिए उनको जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी वो सारे रिसोर्सेज उनके कहाँ से फुलफिल मतलब कहाँ से उनके पूरे होते थे, इंडिया से पूरे होते थे।
इंडियन रिसोर्सेस वर यूज्ड टू बियर द कॉस्ट ऑफ ब्रिटिश वॉर्स अगेंस्ट अदर नेशन। तो इस तरह से जब इंग्लैंड का जब किसी और कंट्री के साथ भी युद्ध होता था तो वहाँ पर जो भी उनको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी वो सारे रिसोर्सेज कहाँ से ले जाए जाते थे, इंडिया से ले जाते थे। सो द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडिया वॉज अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। तो इस तरह से उन लोगों ने क्या कि सारी सेना वगैरह जब हमारे यहाँ की जाती थी तो पूरी तरह से हम, जबकि हमारा उन दो, जब इंग्लैंड और कोई और कंट्री लड़ रही है तो वहाँ पर हमारा कोई भी रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ से हमारी सेना को लेकर के वहाँ पर ले जाया जाता था और दूसरे भी रिसोर्सेज जो है वो जो इंडिया से ले जाए जाते थे। तो क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया पर उन ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेशन था। तो सो द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडिया वॉज अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। तो क्या होता है कि इस तरह से हमारे इंडिया का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो कम्प्लीटली पूरे ब्रिटिशर्स के अंडर था। नेक्स्ट इज इंडिया सेक्रेटरी एंड सेक्रेटेरिएट, मतलब भारत का सचिव और सचिवालय। अंडर द 1858 एक्ट द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड एंड ही वॉज गिवन ऑल द अफेयर्स ऑफ इंडिया। मीन्स इंडिया में 1858 के अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है कि भारत सचिव के पद का निर्माण किया गया। भारत का जो एक सेक्रेटेरिएट है उसका फॉर्मेशन किया गया और उसमें एक पोस्ट दी गई सेक्रेटरी की, तथा उसे भारत सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी गई और उसके साथ ही उसको सारा जो जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उस सेक्रेटरी को दी गई। ही यूज्ड टू मैनेज इंडियन अफेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से वो जो सेक्रेटरी था उसको इंडिया के सारे अफेयर्स को, मतलब कि उसका सारे प्रशासन किसको संभालने थे? सेक्रेटरी को संभालने थे। बट दिस सेक्रेटेरिएट वॉज फॉर्म्ड इन इंग्लैंड। लेकिन वो जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पर बनाया गया? इंग्लैंड में बनाया गया। इट मीन्स उसको इंग्लैंड में रह करके इंडिया के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को हैंडल करना था। एंड 15 मेंबर्स काउंसिल वॉज फॉर्म्ड टू असिस्ट हिम। और इस तरह से उस सेक्रेटरी की हेल्प करने के लिए 15 मेंबर्स की एक काउंसिल, मतलब कि एक संगठन भी बनाया गया। दिस ऑफिस वॉज नॉन, और ये ऑफिस, ये जो सचिवालय है, जो सेक्रेटेरिएट है, उसका फॉर्मेशन उन्होंने कहाँ पर किया था? इंग्लैंड में किया था। तो दिस ऑफिस वॉज नॉन एज इंडियन सेक्रेटेरिएट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इस तरह की जिस ऑफिस का फॉर्मेशन किया गया था उसी का नाम उन्होंने रखा था इंडियन सेक्रेटेरिएट। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड इंडिया ऑफिस, और उसको इंडिया ऑफिस के नाम से भी जाना जाता था। इट हैड वेरियस डिपार्टमेंट्स। The salaries and other expenses of this office were borne by the tax payers of India। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ पर एक सचिवालय बना लिया, उसका एक सचिव भी रख लिया, एक 15 मेंबर्स की काउंसिल भी बना दी। लेकिन सब बनाने के बाद उसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट भी थे, लेकिन उसके जितने भी एक्सपेंसिव थे, मतलब उसके जितने भी खर्चे थे वो सारे खर्चे, मतलब कि उसका सारा जो मैनेजमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता था? इंडिया के लोगों से जो टैक्स वसूल किया जाता था उससे उसके सारे खर्चे चलाए जाते थे। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वॉइसरॉय एंड हिज काउंसिल। मीन्स भारत की सरकार, वॉइसरॉय जो कि इंग्लैंड की जो क्वीन थी उसके रिप्रेजेंटेटिव थे वो, एंड हिज काउंसिल, और उसी वॉइसरॉय के जो काउंसिल होती है, जो उसका परिषद होता है, जो उसका संगठन होता है वो। एज पर चेंजेस मेड इन इंडियन गवर्नमेंट अंडर 1858 एक्ट, नाउ द गवर्नर जनरल बिकेम द वॉइसरॉय। ओके, जब नया एक्ट आया 1858 के एक्ट के अनुसार, जिसको हम पहले गवर्नर जनरल कहते थे, अब उनका जो नेम है वो चेंज होकर के क्या हो गया था? वॉइसरॉय हो गया था। एंड वॉज द रिप्रेजेंटेटिव, और यही वॉइसरॉय है वह रिप्रेजेंटेटिव थे किसके? ब्रिटिश मोनार्च के, जो ब्रिटिश का जो शासन होता है उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। द वॉइसरॉय वॉज द सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन इंडिया। तो जैसे एक राजा होता है तो उसका जो राजा होता है, ओके, वो अपने, तो जब इंग्लैंड का जो राजा था उसने वो खुद, क्योंकि इंडिया में नहीं आता था, तो उसने अपनी तरफ से अपना एक रिप्रेजेंटेटिव छोड़ा था, और उसी रिप्रेजेंटेटिव को हम बोलते हैं वॉइसरॉय। एंड अ 4 मेंबर काउंसिल वॉज मेड टू असिस्ट वॉइसरॉय, और इसी के साथ वहाँ के जो राजा थे उन्होंने वॉइसरॉय की हेल्प करने के लिए एक 4 मेंबर की एक और काउंसिल बना करके वॉइसरॉय के साथ में भेज दी थी। एंड इट वाज नोन एज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और इस तरह से वॉइसरॉय और वॉइसरॉय के
साथ में वो जो 4 मेंबर थे, इस तरह से जो 5 लोगों की जो कमेटी थी उसी को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता है। 1861 में एक और एक्ट पास होता है। उसमें क्या डिसाइड करते हैं कि वो जो 4 मेंबर की काउंसिल थी अब उसमें और ज़्यादा मेंबर्स मिला सकते हैं, कम से कम 6 और ज़्यादा और 6 से 12, ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे 12 और कम से कम कितने होंगे, जो 4 मेंबर्स पहले होते थे अब उनकी संख्या बढ़ा दी गई। ओके, कम से कम 6 कर दिए और अधिकतम उन्होंने कितने कर दिए 12 कर दिए। और उसके बाद was made to executive council of governor general, later number of members was increased। और इस तरह से फिर धीरे धीरे उन्होंने उसके मेंबर्स की संख्या और बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। द एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल काउंसिल, द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर ऑल्सो फॉर्म्ड इन अदर प्रोविंसेस आफ्टर बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। प्रांतों में विधान परिषदें स्थापित की गई, मतलब कि जो छोटे छोटे जो उनके स्टेट थे, अलग अलग जो प्रांत थे, वहाँ पर भी उन्होंने विधान परिषद को फॉर्मेशन किया। वो फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है, बंगाल, मुंबई और मद्रास के बाद अन्य प्रांतों में भी विधान परिषदों का गठन किया गया। पहले उन्होंने इन 3 जगह पर किया था, उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने और दूसरे प्रांतों में भी करना स्टार्ट कर दिया। The legislative council were responsible for provincial administration, but before enacting any law, prior permission from governor general was must। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ पर जो प्रोविंशियल काउंसिल, मतलब कि वहाँ पर उन्होंने जो विधान परिषद है तो स्थापित कर दिया, लेकिन और उनके हाथों में सारा एडमिनिस्ट्रेशन भी दे दिया कि आपको ये सारी जिम्मेदारी, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिम्मेदारी वो भी वहाँ की जो परिषद थी उसको दे तो दी, लेकिन उस परिषद को वर्क करने से पहले वहाँ का जो भी गवर्नर जनरल था, जो वॉइस रॉय था, उससे परमिशन लेना जरूरी था। द गवर्नर वॉज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस। तो इस तरह से वो जो प्रांत होते थे वहाँ पर चाहे वो उन्होंने परिषद बना तो दी, लेकिन वो जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो किसके हाथों में थी, अभी भी गवर्नर जनरल के हाथ में थी। द 1865 एक्ट, उसके बाद 1865 में एक और एक्ट आया, ऑल्सो इंक्रीज द फाइनेंशियल अथॉरिटी ऑफ गवर्नर जनरल। ही हैड द पावर टू लिमिट और चेंज द बाउंड्रीज ऑफ प्रोविंसेस एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। नाउ 1865 के अधिनियम के द्वारा क्या होता है कि गवर्नर जनरल के वित्तीय अधिकार, मतलब कि उसके जितने भी जो फाइनेंशियल, जो इकोनॉमिक, जो पैसों से संबंधित जो भी अधिकार थे वो उसके बढ़ गए। उससे विधान परिषद वो अपने अनुसार किसी भी प्रोविंसेस, मतलब कि किसी भी अपने प्रांत की जो बॉर्डर है वो डिसाइड कर सकता था, उसको निश्चित करने का और परिवर्तन करने का, उसको घटाने बढ़ाने का भी उसको अधिकार मिल चुका था। एंड इन 1869, और इसी तरह से 1869 में क्या होता है कि द गवर्नर जनरल वॉज गिवन पावर टू इनेक्ट लॉ फॉर इंडियंस लिविंग अबॉर्ड। गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। मीन्स गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीय, जो हमारे यहाँ के भारतीय जो किसी और कंट्री में रहते हैं, तो उनके के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस है उसका फॉर्मेशन भी गवर्नर जनरल करेगा। इन 1876 रॉयल टाइटल ऑर्डिनेंस वॉज पास्ड विच डिक्लेयर द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एज क्वीन ऑफ इंडिया ऑन अप्रैल 28, 1876। 1876 में शाही उपाधि अधिनियम पारित कर 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। इट मीन्स ये उन्होंने एक और नया एक्ट पास किया। उसमें उन्होंने क्या किया कि जो इंग्लैंड की महारानी थी उसी को उन्होंने हमारे इंडिया की महारानी घोषित कर दिया। कब किया? 28 अप्रैल 1876 में। जो टाइटल होता है वो टाइटल हमारे यहाँ के किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए, इंडियन को, तो वो टाइटल अब किसको दे दिया गया? इंग्लैंड की जो महारानी थी उसको दे दिया गया। एंड इन 1892 द इंडियन काउंसिल एक्ट वॉज पास्ड एंड एडिशनल 16 मेंबर्स वर अपॉइंटेड इन काउंसिल। फिर 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित। 92 द इंडियन काउंसिल एक्ट वॉज पास्ड। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट को पास किया गया। उसमें जो काउंसिल्स के जो मेंबर्स थे उसकी संख्या कितनी कर गई? दी गई 16 मेंबर्स को अब अपॉइंटेड वो कर सकते थे। नाउ लेटर इन 1909, 1919 एंड 1935 इंडियन गवर्नमेंट
ordinance was passed to increase the number of members of legislative council, yet the sole power was vested with the viceroy। और इसी तरह से और आगे चल करके 1909 में, 1919 में और 1935 में पारित भारत सरकार अधिनियम में विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या, मतलब कि जो उनकी काउंसिल थी उसमें के जो मेंबर्स की संख्या में वो और ज़्यादा इंक्रीजन करते गए। वास्तविक शक्ति, लेकिन जितने भी काउंसिल में कितने भी मेंबर्स होंगे, लेकिन जो मेन पावर है वो हमेशा वाइसरॉय के हाथ में रहता था। द नेक्स्ट पॉइंट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, सेना का पुनर्गठन करना। द रोल ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 शुक द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसमें भारतीय सेनाओं ने जो ब्रिटिश रूल को पूरी तरह से हिला दिया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड कंसिशियस एफर्ट टू रीऑर्गेनाइज द आर्मी टू प्रिवेंट द रिकरेंसेस ऑफ सिमिलर स्ट्रगल। तो इसलिए उन्होंने अब की बार जो सेना का गठन किया उसमें अपने और अलग से एफर्ट लगाए ताकि वापस से जो सेना है वो इसी सिमिलर स्ट्रगल, मतलब कि वापस से इसी तरह से कोई संघर्ष न करे। द इंडियन आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज्ड एंड सो द फॉलोइंग चेंजेस वर मेड इन आर्मी में कुछ चेंजेस किए गए। द यूरोपियन आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मेड अ पार्ट ऑफ इंडियन ब्रिटिश आर्मी। हमारे इंडिया में जो ब्रिटिश आर्मी थी उसी में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को भी मिला लिया। अरेंजमेंट वर मेड टू सेंड द इंग्लिश आर्मी ऑफिशियल एंड सोल्जर्स रेगुलरली टू इंडिया। इंग्लैंड की सेना के पदाधिकारी एवं सैनिकों को नियमित रूप से भारत भेजने की व्यवस्था की गई और उनमें से इंग्लैंड की सेना के जो भी उनकी सेना में जितने भी जो भी पोस्ट पर थे उन सबको वो मतलब कि रेगुलरली या टाइमली उनको इंडिया में भेजा जाता था। द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वॉज कर्टेल्ड एंड यूरोपियन सोल्जर्स वर इंक्रीज्ड। तो इस तरह से जो आर्मी थी उसमें इंडियन सोल्जर्स की संख्या तो धीरे धीरे क्या करते थे वो डिक्रीज करते गए और यूरोपियन सोल्जर्स की संख्या उसमें बढ़ाते गए। नेक्स्ट इज द रेशो ऑफ इंडियन एंड यूरोपियन सोल्जर्स। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है कि जो यूरोपियन सोल्जर्स है ओके उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो जो रेशो होता है वो क्या हो जाता है, सोल्जर्स इन बंगाल वॉज, मतलब कि अगर 2 यूरोपियन है तो उसके ऊपर 1 इंडियन सोल्जर होगा और इसी तरह से और बॉम्बे और मद्रास में अगर 3 यूरोपियन हैं तो 3 यूरोपियन सोल्जर्स पर 1 इंडियन सोल्जर्स रहेगा। अपॉइंटमेंट्स वर मेड ऑन रेशियल ग्राउंड्स। जो सेना में जो भर्ती होती थी, जो अपॉइंटमेंट होते थे वो जाति के हिसाब से किए जाते थे। एंड एटमॉस्फेयर ऑफ रीजनलिज्म वॉज क्रिएटेड इन आर्मी। जो आर्मी में जितने भी जो भी सैनिक थे, सोल्जर्स थे, उन सब में रीजनलिज्म मतलब अपने खुद के प्रांतवाद की भावना को भड़का दिया गया ताकि वो अपने अपने प्रांत को लेकर के सोचे, देश को लेकर के ना सोचे। अबाउट 30% इनकम ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट वॉज बीइंग स्पेंट ऑन आर्मी। तो इस तरह से केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों की कुल आय का, मतलब कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट और उनकी जो प्रोविंशियल जो प्रांतीय जो गवर्नमेंट थी उससे जितना भी उनका इनकम होता था उसका 30% है वो उनकी जो सेना थी उसके ऊपर व्यय कर दिया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न आफ्टर 1858 के बाद दे फॉर्म्ड डिफरेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन प्रोविंसेस। जो प्रांत थी वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी परिषदों का निर्माण किया। एंड द मेन टास्क ऑफ दिस प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और वो जो प्रोविंशियल जो प्रांत अलग अलग प्रांतों में उन्होंने जो अलग अलग छोटी छोटी गवर्नमेंट बनाई थी उनको क्या टास्क सौंपा गया, दे हैव राइट टू कंट्रोल लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू को कंट्रोल करना, कलेक्ट करना, टोल टैक्स, गवर्नमेंट स्टाम्प ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ पर जो नियम कानून है उनको फॉलो करना, उनको लोगों को फॉलो करवाना, और वहाँ पर जितना भी लैंड रेवेन्यू उसको कंट्रोल करना, टोल टैक्स को कंट्रोल करना। इस तरह के वर्क वो जो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट बनी थी उनके द्वारा कंट्रोल करवाते थे। लेटर सम मोर चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड, और इस तरह से धीरे धीरे फिर बाद में जैसे जैसे उनको लगता गया वो उसमें और चेंजेस करते गए। नेक्स्ट इज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल मतलब कि जो प्रोविंशनल जो छोटे छोटे प्रांत थे वहाँ का। द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड म्यूनसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और विलेज पंचायत टू मेंटेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ each areas, lighting, water supply,
रोड ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन, बट द डिक्टेटोरियल एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश। ओके, तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में उन लोगों ने म्यूनसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और विलेज पंचायत का तैयार किया था, जो कि उनके हर एक एरिया की जो लाइट की व्यवस्था है, वाटर सप्लाई, पानी की, रोड की, ट्रांसपोर्ट की, ये सारी सुविधाओं को देखते थे। बट द डिक्टेटोरियल एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश, लेकिन जो ब्रिटिश लोगों का जो तानाशाही का, जो खुद का मतलब आप खुद का भलाई सोचना, खुद को राजा समझना, उसकी वजह से जो इंडियंस थे उनको पूरी तरह से कुछ भी उनको उन सारी चीज़ों का फ़ायदा नहीं मिल पाता था। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक पॉलिसी। द इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज restructured by the British after 1858. They followed the policy of plundering and exploiting the resources of the India. जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, आर्थिक नीति थी, उसके अंदर वो क्या कहते थे कि इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज थे उनको वो पूरी तरह से खुद प्लंडर, मतलब कि उसको एक्सप्लॉइटेड करना, मतलब कि पूर्ण दोहन, मतलब खुद उनका यूज़ करते थे पूरी तरह से। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एबोलिश्ड द टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड अलाउड द फ्री ट्रेड इन इंडिया। उन्होंने जहाँ पर इंडिया में फ्री ट्रेड, मतलब कि टैक्स रहित जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो उन्होंने यहाँ पर इंडिया में अलाउ कर दिया। तो उससे क्या होता है, डेट लूड लॉट ऑफ फॉरेन कंपनीज, तो उससे क्या होता है कि और भी बहुत सारी बाहर की कंपनीज आ करके इंडिया में व्यापार करने लगती है। जब बाहर की कंपनियाँ आकर के इंडिया में व्यापार करने लगती है तो इट अफेक्ट द इंडियन इंडस्ट्री, हमारे इंडिया का जो व्यापार होता है वो उससे अफेक्ट होता है। द इंडियन इंडस्ट्रीज वर द विक्टम्स ऑफ दिस पॉलिसी। तो इसकी वजह से किसको पीड़ित होना पड़ा, मतलब कि किसको सफ़र करना पड़ा, जो हमारे की जो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत सारा सफ़र करना पड़ा, मतलब कि वो पूरी तरह से धीरे धीरे ख़त्म होने आई। द फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज टू प्रोटेक्ट एंड फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ द इंग्लैंड। और तो इस तरह से जो ब्रिटिशर्स का जो पूरी तरह से उनका मेन मोटो क्या था, फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ इंग्लैंड, सिर्फ पूरी तरह से इंग्लैंड की सारी जो अपनी ख्वाहिशें, उनकी जो विशेष है वो पूरी तरह से पूरी करना और इंग्लैंड के भले के बारे में सोचना। द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज दैट सफर्ड, तो उस समय ब्रिटिशर्स की वजह से हमारे यहाँ की जिस इंडस्ट्रियों पर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा वो कौन कौन सी थी, जूट, इंडिगो, टेक्सटाइल मीन्स जहाँ पर कपड़ा बनता है, वुलन, टी, रबर, कॉफ़ी, कोल, आयरन, स्टीम शिप, ये सारी इंडस्ट्रीज़ है जिन अकॉर्डिंग टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत क्या होता है कि जितनी भी जो भी इनकम होती है गवर्नमेंट की, उसको भी उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग इनकम और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अलग इनकम। इंडियन फार्मर्स वर ऑल्सो डिवाइडेड, जो इंडिया के जो फार्मर्स थे उनको भी उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ओके, तो सम वर लैंड रेवेन्यू पेयर्स, कुछ तो ऐसे थे जिनको अपने ज़मीन का जो था वो उनको रेवेन्यू टैक्स पे करना पड़ता था, और सेकंड थे नीति का अपना कर जमींदार और पट्टेदार, मतलब कि जो एक ऐसा वर्ग था जो कि दूसरों की ज़मीन को जिसको अभी लीज पर लेना है, जिसको हम कहते हैं लीज पर लेकर के उनके ऊपर अपना खेती करते थे। तो टैक्स एंड टेनेंट्स क्लासेस वर क्रिएटेड। इस नेक्स्ट पॉइंट इज सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज वर ऑफर्ड हाई गवर्नमेंट पोस्ट। सिविल सर्विसेज एक तरह का एग्ज़ाम होता था, उस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन में जो इतनी भी गवर्नमेंट हाई पोस्ट जो होती थी उनके ऊपर उनका जॉब मिलता था, और वो जो जॉब मिलता था वो उनको उस जॉब को पाने के लिए, जो हाई पोस्ट की जो गवर्नमेंट में जो जॉब होती थी उसको पाने के लिए उनको सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम्स होती थी उनको देना पड़ता था। थ्रो द इंडियंस वर अलाउड टू अपीयर इन सिविल सर्विस एग्ज़ाम इन 1853। तो इस तरह से 1853 में उन्होंने इंडियंस को भी अलो कर दिया कि वो भी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम दे पाएंगे। उसके पहले सिर्फ इंग्लैंड के लोग ही वो एग्ज़ाम देते थे और वो ही उन हाई पोस्ट पर जाते थे, बट दे कुड नॉट टेक द एडवांटेज। उन्होंने उनको मीन्स इंडियन को वो एक राइट तो दे दिया कि उनको मतलब अलो तो कर दिया, परमिशन तो दे दी कि आप लोग भी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम दो, और उस एग्ज़ाम में जब आप क्वालिफाइड हो जाओगे तो आपको भी गवर्नमेंट में हाई पोस्ट पर जो जॉब होता है वो दिया जाएगा। लेकिन उसका कुछ भी फ़ायदा हमारे इंडियंस को नहीं हुआ, बिकॉज द एग्जामिनेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड ओनली इन इंग्लैंड एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि जो
एग्ज़ाम होता था वो कहाँ होता था, इंग्लैंड में होता था। और उसी के साथ में उसमें जो इंस्ट्रक्शन जो होता था वो सारे उन इंग्लिश लैंग्वेज में देते थे। तो हमारे यहाँ के इंडियंस को इंग्लिश भी नहीं आती थी और इंग्लैंड में एग्ज़ाम देने जाना भी उनके लिए बहुत बड़ा टास्क होता था। तो ऑटोमेटिक वो लोग उस फील्ड से या फिर उस सिविल सर्विसेज से दूर रह जाते थे। द एज ऑफ अपेयरिंग इन दिस एग्जामिनेशन, और इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो एज फिक्स की गई थी वो थी 23 ईयर्स 1853 में। जब इंडियंस को अलो किया था तब क्या एज फिक्स करी गई थी, 23। इट वॉज रिड्यूस्ड, उसके बाद उसको 1860 में रिड्यूस करके उसको कितना कर दिया, 21 कर दिया। और उसके बाद 1876 में उसको और घटा करके 19 ईयर्स का कर दिया। दिस मेड इट इवन मोर डिफ़िकल्ट फॉर इंडियंस टू अपियर इन सिविल सर्विसेज। तो इस तरह से क्या है कि हमारे इंडियंस के तो वैसे ही उस लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं थी उस समय, तो यहाँ वहाँ के लोगों में और वो एज है वो और कम करते जा रहे थे। तो इंडियंस के लिए डिफ़िकल्ट हो गया था वो सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम है उसमें को अटेम्प्ट करना। ओनली द यूरोपियन, तो इस तरह से क्या हुआ, कुल मिलाकर के जो बात थी वो किनके फेवर में चली गई, इंग्लैंड के फेवर में चली गई। द यूरोपियन हैड द अपॉर्चुनिटी, तो इस तरह से जो अपॉर्चुनिटी है एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने की वो सिर्फ किसके पास रह गई थी, अब यूरोपियन के पास ही रह गई थी। लेटर अंडर द प्रेशर एंड कंस्टेंट डिमांड ऑफ इंडियन, लेकिन बाद में जब इंडियंस ने और सी चीज़ की जब डिमांड रखी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वापस से उस एज को बढ़ा दिया और उस एज को बढ़ा करके कितना कर दिया, 24 ईयर्स कर दिया 1906 में। सिविल सर्विसेज में को अटेम्प्ट करने के लिए जो उम्र है उसको बढ़ा दी गई और कितनी कर गई थी, 24 ईयर्स तक वो लोग उसको अब अटेम्प्ट कर सकते थे। हाउएवर द इंडियंस हु अवेल्ड दिस कंपटीशन वर मोस्टली फ्रॉम अपर क्लास और वेल विशर, लेकिन अभी भी उसके बाद भी ये जो कंपटीशन होता था उस कंपटीशन में सिर्फ अपर क्लास के जो लोग होते थे, मतलब कि जो अच्छे खानदानी लोग होते थे उस समय, जो राजा महाराजा वगैरह से रिलेटेड जो होते थे वो, या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के वेल विशर मतलब जो उनकी चापलूसी करते थे। द ब्रिटिश फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन, तो वो सिर्फ वही लोग एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाते थे। तो इस तरह से जो ब्रिटिशर्स है वो भेदभाव की नीति को फॉलो करते थे। नेक्स्ट इज ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी। ब्रिटिश की जो शिक्षा नीति थी वो कैसी थी। इन द बिगिनिंग, जैसे स्टार्टिंग में जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो इंडियंस है उनको मेंटली स्लेव्स, मतलब कि दिमागी रूप से अपना यहाँ का गुलाम, मतलब अपना गुलाम बना देना, मतलब कि उनके दिमाग में से फिट कर देना कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, ओके, तुम सिर्फ हमारे नौकर बन के ही काम कर सकते हो। द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी वॉज इनिशियलाइज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी के आरंभ में अंग्रेजी शिक्षा की पहल, मतलब कि जो इंग्लिश जो एजुकेशन है वो तो स्टार्ट हो ही चुकी थी। द मिशनरी अराइव्ड इन इंडिया, तो इस तरह से जो इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने के लिए मिशनरीज हमारे यहाँ पर इंडिया में आ गई थी 1820 में, एंड स्टार्टेड, और उन लोगों ने यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशंस को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। दे प्रीच्ड क्रिश्चियनिटी अलोंग विथ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू इंडियंस, तो उसके साथ में क्या होता है, किंतु इसके पीछे उनका उद्देश्य भारतीयों का हित नहीं, मिशनरी स्थापित होगी थी जो अंग्रेजी शिक्षा देने का कार्य कर रही थी, किंतु उनके पीछे, लेकिन वो जो मिशनरीज जो यहाँ पर आती थी, दे प्रीच्ड क्रिश्चियनिटी अलोंग विथ प्रोवाइडिंग द एजुकेशन टू इंडियन, जो इंडियन को जो एजुकेशन देती थी, तो नहीं वरन अधिक से अधिक लोगों को मीन्स उनके। सो मिशनरीज विच वर प्रोवाइडिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, जो कि इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में देने के लिए आई थी, वो इंग्लिश एजुकेशन देने के साथ साथ में दे वर स्प्रेडिंग देयर ओन रिलीजन क्रिश्चियन, जो उनका धर्म था क्रिश्चियन वो उसका प्रचार प्रसार भी करते थे, मतलब कि वो लोगों को किसी भी तरीके से मोटिवेट करते थे कि वो अपना धर्म छोड़ करके अपने क्रिश्चियन धर्म, उनका जो धर्म है क्रिश्चियन धर्म है उसको फॉलो करने लगे। 1858 तक क्या होता है कि हमारे इंडिया में 562 छोटे मोटे सब मिला के, अभी जो हमारी बाउंड्री है ना इंडिया की उससे बहुत बड़ी एक्सपेंड, उससे भी बहुत ज़्यादा इंडिया हमारा बड़ा था उस वक्त। तो 562 जो छोटे मोटे मिला करके पूरे कितने स्टेट थे, 562 स्टेट थे। द क्वीन ऑफ प्रोक्लामेशन है, और जब जो इंग्लैंड की महारानी थी उसने जो प्रोक्लामेशन जो उसने घोषणा की थी उसमें उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो
इंडिया के जितने भी राजा हैं उनका सम्मान किया जाएगा और उनसे उनकी डिग्निटी और उनके राइट्स उनसे नहीं छीने जाएंगे। बट इट प्रूव्ड मोर प्रोक्लामेशन इन 1874 द किंग ऑफ, लेकिन वो लोग अपने वादे पर खरे नहीं उतरते हैं और उन्होंने जो बड़ौदा का जो राजा था उसको उसकी गद्दी से हटा करके उसकी जगह रिप्लेस्ड बाय हिज सर, मतलब कि बड़ौदा का जो राजा था उसको उसकी गद्दी से हटा गया, उसके बाद उसके उत्तराधिकारों को उसकी गद्दी पर बिठा दिया गया। इन 1876 क्वीन विक्टोरिया एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ, और उसी समय 1876 में जो इंग्लैंड की महारानी थी उसको हमारी इंडिया की महारानी घोषित कर दिया गया। और इस तरह से अब क्या हुआ कि उनका हमारे इंडिया के जितने भी जो भी स्टेट थे और जो भी राजा थे उनके जितने भी मैटर्स थे, जो भी अफेयर्स थे, उनमें उनका इंटरफेयर स्टार्ट हो गया। was the sole authority of the Indian affairs with the emergence of the British government as the paramount authority। तो इस तरह से वो जो भी राजा थे अलग अलग स्टेट के, उन सब में किसी भी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट का मतलब कि उसमें उनका इंटरफेयर स्टार्ट हो गया था। और जो अथॉरिटी है पैरामाउंट अथॉरिटी, मतलब कि वो वहाँ के राजा जरूर थे लेकिन जो पैरामाउंट अथॉरिटी मतलब कि जो सुप्रीम जो पावर होता है वो किसके पास था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही था। द पावर एंड द स्टेटस ऑफ द इंडियन प्रिंसेस वर फर्दर रिड्यूस। तो इस तरह से जो हमारे इंडिया के जितने भी जो भी राजकुमार और जो राजा थे उन सबके पावर वो उनसे छीने जा रहे थे धीरे धीरे करके, और उनका स्टेटस है वो धीरे धीरे करके नीचे आता जाता। नाउ इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया टू प्रोटेक्ट दिस द इंडियन स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल थ्रेट। तो इस तरह से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में सब सारे स्टेट आ गए, जब उन लोगों ने पूरी तरह से सारे राजाओं के उसमें इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, तो इस तरह से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी कि वो इंडियन स्टेट को इंटरनल और एक्सटर्नल पूरी तरह से, अगर कोई उनके ऊपर बाहरी, अगर आपस में भी वो लड़ते हैं तो भी, और बाहर से अगर उनके ऊपर कोई आक्रमण करता है तो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही उनको बचाना होता था। दिस गेव अनलिमिटेड पावर्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस तरह से जब वो उनको भी बचाने लग गए तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी तरह से अनलिमिटेड पावर, मतलब कि उनको अगर वो बचा भी रहे हैं, अगर वो उनके आपस में जो परेशानी है उनको भी सुलझा रहे हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में पूरी तरह से उनका पावर आ जाता है। और इस तरह से वो उनके And what happened? By that time, the Governor General Lord Curzon even banned the foreign travels by Indian princes। जो इंडियंस के जो राजा थे उनकी जो फॉरेन की जो यात्रा होती, विदेश यात्रा पर लॉर्ड कर्जन ने वो बैन लगा देता है कि मेरी परमिशन के बिना, लॉर्ड कर्जन की परमिशन के बिना कोई भी राजा विदेश यात्रा नहीं करेगा। द रिड्यूस्ड द ट्रूप ऑफ इंडियन स्टेट। जो भारतीय राजाओं की जो आर्मी थी, उनकी जो सैनिक थे, उनको तो वो रिड्यूस कर देता है। एंड मेंटेन द ट्रूप वर पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर। वरन उसे अंग्रेजी और जितनी भी उनकी जो सेना होती है उसको भी वो जो उनकी ब्रिटिश आर्मी होती है उसके अंडर में कर देता, मतलब कि उनके अंडर में इंडियन राजाओं की जो आर्मी होती है वो उनके अंडर में होती है। इन 1947 माउंटबेटन प्लान प्रोवाइडेड चॉइस टू इंडियन प्रिंसेस टू लिव आइदर अंडर इंडिया और पाकिस्तान। इन फैक्ट आफ्टर 1857 द ब्रिटिश हैड pursued the policy of divide and rule in India, which divided the Indian society in two categories, exploiter and exploited। 1947 में जो माउंटबेटन योजना में भारतीय राजाओं को उनकी स्वेच्छा अनुसार भारत या पाकिस्तान में बने रहने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी 1947 में, कि मतलब कि जो भी इंडियंस जितने भी लोग हैं ओके, वो जो इंडिया में रहना चाहते हैं वो इंडिया में रहे, जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो पाकिस्तान में रहे। एंड 1857 के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार ने फुट डालो, और जो 1857 में उन्होंने जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी को फॉलो किया था, जिससे भारतीय समाज शोषक, तो उसकी से क्या होता है कि जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो टू कैटेगरी में डिवाइड हो गई। एक तो शोषक जो एक्सप्लॉइटर, मतलब कि जो शोषण करता है, और दूसरा है एक्सप्लॉइटेड जिसका शोषण होता है। इस तरह से दो वर्ग में बढ़ गई, मतलब कि एक तो वो जो परेशान कर रहा है और वो एक वो जो परेशान हो रहा है। द रिलीजियस bigotry, communalism and casteism were the equation in the country. The resources of India were completely plundered. Now the need was to reorganize and restructure an economically independent India
एंड द प्रोसेस बिगेन विद द अचीवमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ कंट्री ऑन 15 अगस्त 1947। मतलब कि देश में, हमारे देश में धर्म को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के, जात को लेकर के एक समीकरण बन चुके थे। मतलब कि लोग आपस में, उन लोगों ने इस तरह से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यूज़ करके यहाँ के लोगों को भड़काना और शासन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और हमारे यहाँ के जितने भी रिसोर्सेज थे, जो भी हमारे पास मतलब कि जो भी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज थे, उन सबको वो यहाँ से पूरी तरह से प्लंडर्ड, मतलब कि लूट पाट करके ले चुके थे। नाउ द नीड वॉज टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। अब हमको ज़रूरत थी कि हम वापस से हमारे इंडिया का रिस्ट्रक्चर करें, उसको वापस से रीऑर्गेनाइजेशन करें और इकोनॉमिकली भी उसको वापस से स्ट्रॉन्ग करें। तो ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कब स्टार्ट होती है? 15 अगस्त 1947 में, व्हेन वी गॉट फ्रीडम। जब हम फ्री होते हैं तब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द चैप्टर। रीड इट अगेन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो वी विल डिस्कस इट इन आवर ऑनलाइन लाइव क्लास। ऑनलाइन जो हमारी लाइव क्लास होते हैं उसमें हम, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हम वो डाउट उसमें क्लियर करेंगे। ओके, सो रीड इट अगेन केयरफुली and find out the hard words. Okay, see you again in the next class. Bye.